हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना। चलिए एलिस रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी नोट्स। Introduction. Maxwell noticed an inconsistency in the Ampere circuital law to find magnetic field at a point outside a capacitor connected to a time-varying current. He suggested the existence of an additional current, displacement current, to remove this inconsistency. A set of equations were formulated by Maxwell. It involves electric and magnetic fields and their sources, the charge and current densities. These equations are known as Maxwell's equations. In 1885, Hertz experimentally demonstrated the existence of electromagnetic waves. Its technological use by Marconi and others brought the revolution in communication. हाँ देखिए, 8.1 इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस करता हूँ मैं। मैक्सवेल नोटिस्ड एन इनकन्सिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ। देखिए क्या था कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ था वो क्या था। एम्पियर सर्कुलर लॉ बताया था एम्पियर ने, बी डॉट डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। म्यू नॉट तो मतलब कि अगर किसी सर्किट से जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन जो होता है वो करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है। ये बताया था मैक्सवेल ने। बट आप कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के अंदर कोई डायरेक्ट करंट तो आती नहीं है, फिर भी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये कहलाती है इनकन्सिस्टेंसी, मतलब करंट का अता पता नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए ना। तो मैक्सवेल नोटिस एन इनकन्सिस्टेंसी, मैक्सवेल ने एक इनकन्सिस्टेंसी पाई है ना, इन द एम्पियर सर्कुलर लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउटसाइड अ कैपेसिटर। ठीक है ना। टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर कनेक्टेड टू द टाइम वेरिंग करंट। कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ टाइम वेरिंग करंट, और उसने है ना जो कैपेसिटर जो है वो बदलने वाली करंट के साथ अगर लगा हुआ है, मतलब एसी सोर्स के साथ लगा हुआ है, तो उसके आजू बाजू जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसके बारे में कोई कंसिस्टेंट बात एम्पियर ने नहीं कही थी। समझ गए ना। मतलब उसने पाया कुछ कमी है, कुछ क्या है, कमी है, या कहीं ना कहीं कोई गैप है कि जो प्रॉब्लम कर रहा है। ही सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशनल करंट। तो उसने कहा नहीं भैया, कैपेसिटर के अंदर भी एक करंट हुआ करती जिसका नाम उसने दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया। तो ही सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट टू रिमूव दिस इनकन्सिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी को हटाने के लिए उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा दिया। अब मैक्सवेल आते हैं। अ सेट ऑफ, इन्होंने ही जिन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कही थी, मैक्सवेल। अ सेट ऑफ इक्वेशन वर फॉर्मुलेटेड बाई मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन 3-4 डेवलप करी, फॉर्मुलेट किए। इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो इक्वेशंस थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वॉल्व करते थे और मैग्नेटिक फील्ड को, एंड देयर सोर्सेस, और उसके सोर्सेस को, द चार्ज एंड द करंट डेंसिटी, और किसको किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उनके सोर्सेस, चार्ज और करंट डेंसिटीज। दीज इक्वेशंस आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। इन इक्वेशन का नाम दिया गया मैक्सवेल इक्वेशन। In 1885, Hertz experimentally demonstrated the existence of electromagnetic wave. 1885 में हर्ट्ज का बहुत ही खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट आता है जिसने बता दिया कि भैया एग्जिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ओके, इट्स टेक्नोलॉजिकल यूज बाय मार्कोनी एंड अदर ब्रॉट द रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। इन वेव्स का इस्तेमाल मार्कोनी ने इस्तेमाल किया और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो इन वेव्स को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते रहे और जिससे कम्युनिकेशन डेवलप होता गया। ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। पढ़िए। वी हैव सीन that an electric current produces a magnetic field around it. Maxwell showed that a changing electric field must also produce a magnetic field. This concept by Maxwell explained the existence of all kind of electromagnetic waves. हमने देखा है कि मान लो कोई करंट कंडक्टर है, उससे करंट जा रही है। करंट जाने से चारों तरफ क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। अब क्या होगा अगर करंट चेंजिंग है, मतलब चेंजिंग करंट, अगर करंट चेंज होती रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। भाई चेंजिंग करंट किसको लीड करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब डी बाई डी टी। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या देता है, ईएमएफ क्या देता है, मतलब चेंजिंग करंट से
चेंजिंग करंट से निकला चेंजिंग फ्लक्स, और चेंजिंग फ्लक्स से निकला फिर चेंजिंग वोल्टेज। Yes, sir. समझ गया ना? मतलब अब फिर वही चेंजिंग वोल्टेज फिर से क्या जनरेट करेगा, चेंजिंग फ्लक्स, और वही चेंजिंग फ्लक्स फिर से क्या जनरेट करेगा, चेंजिंग वोल्टेज। समझ गया ना? मतलब बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, Yes, sir. और वही बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड फिर से बना देता है बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चलते हैं, हाँ. बदलते हुए। समझ में आया? Yes, sir. तो ये था, वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। Yes, sir. एक इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो जिस रास्ते में जाती है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मैक्सवेल सो दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस कंसेप्ट ऑफ मैक्सवेल एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना वो क्या होगा, चेंजिंग। Changing. समझ गए ना? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. मतलब ये कहानी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक के फील्ड में के बीच में, कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। समझ गए ना? इलेक्ट्रिक ने मैग्नेटिक को बनाया, मैग्नेटिक ने फिर इलेक्ट्रिक को बनाया, और ये चलता ही रहता है, साइकिल है, कोई ख़त्म नहीं होता है। Yes, sir. समझ गए ना? यस। चलिए अब पढ़ते हैं इनकंसिस्टेंस ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। पढ़िए भाई, इनकंसिस्टेंस ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। To see how a changing electric field gives rise to magnetic field, let us consider the process of charging of a capacitor. Current I enters at left end of plate P1, but no current at right side of P1. Hence, Kirchhoff's first law is not applicable. देखो भाई, किरचॉफ करंट लॉ, यहाँ से करंट आती है, करंट आई एंटर्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द प्लेट P1 बट नो करंट एट राइट साइड ऑफ द P1। मगर प्लेट P1 के इस तरफ तो कोई करंट ही नहीं है, बीच में खाली हवा है, Yes, sir. तो किरचॉफ लॉ तो गया, हाँ. किरचॉफ लॉ यहाँ पे नहीं लगेगा। हाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द ओपन सर्किट विद इन कैपेसिटर प्लेट्स एट इज एन ओपन सर्किट। सवाल उठता है कि भाई करंट वहाँ से वहाँ पहुँची कैसे, हाँ. कौन मदद कर रहा है, कौन सी ताकत है जो उसको वहाँ पहुँचा रही है। समझ गए ना? चलिए अब आते हैं, लेट अस एज्यूम टू लूप C1 एंड C2। C1 एंड C2 अभी इसकी एनालिटिकल स्टडी चल रही है। मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम टू लूप C1 एंड C2 ऑन द टू साइड्स ऑफ द कैपेसिटर प्लेट P1। कैपेसिटर प्लेट P1 के दोनों तरफ हमने एक सर्कुलर लूप C1 मान लिया, एक सर्कुलर लूप क्या मान लिया, C2 मान लिया। ओके, let us assume two loops C1 and C2 on the two sides of the capacitor plate P1. Ampere's law provide different result. Okay, Ampere's law provide different result for C1 loop के लिए। C1 loop के लिए देखिए B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। Yes, sir. C1 लूप के लिए B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। Yes, sir. क्लियर है ना? हाँ. देख बेटा, यहाँ पर करंट आ रही है इस लूप में, हाँ. इधर तो करंट आ रही है ना, Yes, sir. तो कुछ ना कुछ तो आई की वैल्यू होगी। Yes, sir. मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा जीरो नहीं होगा, हाँ. इस तरफ लेफ्ट साइड Yes, sir. होगा जीरो कि नहीं होगा, नहीं. नहीं होगा ना, नहीं. बिल्कुल सही। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरी तरफ देखो, यहाँ वाले लूप में देखा अभी है, हाँ, एज द कंडक्शन करंट आई इज प्रेजेंट, क्योंकि इस तरफ ये कंडक्शन करंट आई प्रेजेंट है, हाँ. तो अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ तो फील्ड बनाएगी। Yes, sir. हैंस मैग्नेटिक फील्ड बी कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब वैल्यू कहाँ, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, हाँ. तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की निकलेगी। बोलो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, ओके, अब उसी के आगे अब दूसरे लूप की बात कर लो जो राइट साइड में बना हुआ है डायग्राम में, जो छोड़ करके आए। फॉर द लूप C2 B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए जो C2 है वो तो प्लेट के इस तरफ बना हुआ है ना, हवा में, हाँ. हवा में तो कोई करंट नहीं जा रही है, Yes, sir. तो उसके हिसाब से अपने म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई के हिसाब से आई इक्वल टू जीरो है, हाँ. तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ कंडक्शन करंट आई द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। क्लियर? Yes, sir. ये कहलाती है इनकंसिस्टेंसी। हाँ. मतलब लेफ्ट साइड में तो मैग्नेटिक फील्ड है हाँ. और एकदम प्लेट के आते राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड मर गया, Yes, sir. कुछ नहीं है। हाँ. इन द एब्सेंस ऑफ कंडक्शन करंट आई द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। पढ़ो, दिस इज ट्रू। This is true even when the two loops C1 and C2 are infinitely close. Hmm. This shows the magnetic field is of discontinuous nature, Hmm. whereas
Practically, magnetic field is of continuous nature. This result is inconsistent with the Ampere's circuital law. So, a need of modifying Ampere's law was felt by Maxwell. हाँ, समझ में आया। मतलब भाई देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसके लेफ्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड था, राइट में भी मैग्नेटिक फील्ड था। मतलब जो एम्पियर सर्कुटल ने कुछ लॉ दिया था, एम्पियर ने सर्कुटल लॉ, उसमें कुछ कमी थी। क्या थी? कमी। उस इनकंसिस्टेंसी को दूर किया। वो जो गैप था लॉक में रिलेट करने के लिए, उस गैप को क्या किया? दूर किया। समझ गए? Yes, sir. अब पढ़ते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बाय मैक्सवेल। मॉडिफाइड लॉ क्या था? चलो पढ़ो भाई मॉडिफाइड लॉ। Maxwell suggested that Ampere's law should be written as B dot dl is equal to mu naught I plus ID. हाँ, मतलब केवल एक करंट जोड़ दी साथ में, डिस्प्लेसमेंट करंट ID। Yes, sir. पढ़ो हियर। Here ID is a displacement current which is available in the region where electric field and hence electric flux changes with time. हाँ, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला देखो, ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। Yes, sir. ओके, कैसे आया देखो, अपन ने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, याद आया? Yes, sir. क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बेटा अब चेंजिंग फ्लक्स है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चांद दो, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। बोलो Yes, हाँ, sir. ठीक है ना। Yes, sir. डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या बोलते हैं? करंट। Yes, sir. इक्वल टू फाई, तो फाई, एक मिनट बेटा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बोलो हाँ, हाँ. बट वेरिंग फ्लक्स है, तो क्या आ जाएगा? डी फाई बाई डी टी। इसी को बोलेंगे अपन क्या? वो डिस्प्लेसमेंट करंट। आया समझ में कि नहीं आया? Sir, आ गया. वेयर फाई इज इक्वल टू ई ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन द लूप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ, तो जनरली अब फॉर्मूला क्या बनेगा? जनरलाइज एम्पियर्स लॉ क्या बनेगा बेटा? देखो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई तो था पहले से ही, कंडक्शन करंट, और साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट। आ गया समझ में कि नहीं है? क्लियर? Yes, sir. पढ़ो कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। Consistency of modified Ampere's law. For the loop C1, ID is 0 as no electric field or change in electric flux takes place outside the plate. For loop C1, B dot dl C1 integration is equal to mu naught into I plus 0 or B dot dl integration is equal to mu naught I. For the loop C2, conduction current I is 0 but displacement current ID exists due to the change in electric flux during the charging and discharging. V dot dl integration of C2 is equal to mu naught into 0 plus ID is equal to V dot dl integration is equal to mu naught ID. क्लियर हुआ? Yes, sir. आ गया समझ में ना? Hmm. पहले वाले में केवल म्यू नॉट आई कंडक्शन करंट की वजह से, हाँ. और दूसरे वाले में केवल डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से म्यू नॉट आई डी। क्लियर? शो, शो द So मैग्नेट। the magnetic field is continuous and is present inside the plates as well as outside the plates. इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। क्लियर? डन? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, इट कैन बी शोन। It can be shown that displacement current has same magnitude as conduction current. ID is equal to epsilon naught d phi e upon dt. Electric flux E is equal to E into A. फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है। Yes, sir. अब एक प्लेट का जो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता है उसके कैपेसिटर के, वो क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। Yes, sir. हाँ, मल्टीप्लाई बाई ए। क्लियर? मल्टीप्लाई बाई ए। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? क्यू अपॉन ए। Yes, sir. क्यू अपॉन E. ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हाँ. तो कितना बचेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। Yes, sir. हाँ, नाउ आई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, सॉरी डी फाई बाई डी टी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको वैल्यू पुट करनी है। तो देखो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू बाई डी टी, Yes, sir. 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई dt. डी टी, दैट इज इक्वल टू आई बाई एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. आई बाई Epsilon एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे, देखो डी फाई बाई डी टी कितना आ गया? आई बाई एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. और ऊपर क्या है? मतलब इस इक्वेशन को नंबर ए दे दो, 1 दे दो, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो आई डी इज इक्वल टू आया है एप्सिलॉन नॉट और डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है? आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आंसर कितना आ गया? आई। मतलब कि यहाँ पे किरचॉफ लॉ जो है एप्लीकेबल होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि पहले भी करंट आई थी और बाद में भी करंट कितनी गई है? आई। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत? No, sir. अगला है मैक्सवेल्स इक्वेशन। पढ़िए दीज इक्वेशंस। These equations represent four basic laws of electricity and magnetism. Using these equations, the production of electromagnetic waves can be explained. Maxwell's first equation. This is the Gauss law in electrostatics that states that
total electric flux through any closed surface S is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge Q inside the surface. तो ये पहला जो है वो गॉस लॉ है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाता है वो टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हुआ करता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके ना। हाँ. चलिए तो पढ़िए। Integration of E dot ds is equal to Q inside upon epsilon naught. हाँ, ये गॉस लॉ है, ठीक ना। हाँ. कंक्लूजन, Conclusion can be drawn that electric lines of force are not closed continuous curves. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व नहीं हुआ करती हैं, ये पहले से ही हम जानते हैं। नेक्स्ट, अब मैक्सवेल का पहला लॉ था, इसको नंबर 1 दे दो है। ये मैक्सवेल का पहला लॉ था। तो क्या था मैक्सवेल का पहला लॉ? बाउंडेड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गया ना। अगर क्लोज लूप होती तो इसके आंसर कितना आ जाता? 0। क्या हो जाता? 0। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, ये देखो, पढ़ो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। This is Gauss laws in magnetism states that the total magnetic flux through a closed surface is 0. B dot ds is equal to 0. We can infer that magnetic lines of force are closed continuous curves. ठीक है ना। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए। Maxwell's third equation. This is Faraday's law of electromagnetic induction that states that induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ठीक है ना। E is proportional to minus of d phi b upon dt, or E is equal to minus of d phi b upon dt. The equation can also be written as integration phi E dot dl is equal to minus d by dt of phi b dot dl. वो फाई नहीं, वो बाउंडेड इंटीग्रल है, बी डॉट डी एस। ओके, वो बाउंडेड इंटीग्रेशन है। क्लियर? Yes sir. ओके, रुको बेटा, इसको मैं समझाता हूँ ये कैसे बना है, थोड़ा इस पर बात कर ली जाए। E dot dl potential equals to E dot dl dv by dl is equals to, हाँ देखो कैसे आए ये। देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट किया है। आपको याद होगा कि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हुआ करता है बाउंडेड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। होता है कि नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्लियर हुआ ना। नाउ सेकेंड जो अपने पास आता है वो अपने पास आता है फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी आता है। इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। क्लियर ना। नो, इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। यू कैन राइट डी बाई डी टी, बोलो यस। और जो फ्लक्स हुआ करता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है बी डॉट डी एस। होता है कि नहीं होता है? तो दोनों को इक्वल दिखा दो, देखो ये आ गया, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, दोनों इक्वल ही है ना। क्योंकि ये भी है, ये भी है। तो ई डॉट डी एल along the length L is equal to B dot ds along the surface S minus d by dt. But that is line integral of electric field potential difference is equal to the negative rate of change of magnetic flux. हाँ, the line integral of the electric field है ना। क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ करता है वो इक्वल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, नेक्स्ट दिस इक्वेशन shows that changing magnetic field with time produces electric field. इस इक्वेशन से पता चलता है कि बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट Maxwell's fourth equation. This is Maxwell modified Ampere's law states that the line integral of magnetic field along a closed path is mu naught times the sum of conduction current and displacement current. B dot dl इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अभी पढ़ाया? Yes sir. ठीक है ना। हाँ. क्लियर। इन ओपन स्पेस, In open space like between the plates of capacitor, conduction current is 0, that is I is equal to 0. B dot dl of integration is equal to mu naught epsilon naught d by dt of integration E dot ds. देखो बी डॉट डी एल इक्वल टू, अब यहाँ पे कंडक्शन करंट आप जीरो कर दोगे अंदर की तरफ, तो ई नॉट डी फाई बाई डी टी हो गया। देखो ऊपर से डी फाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकली थी बेटा अपनी? कहीं पर देखो डी फाई बाई डी टी निकाला होगा अपन ने,
डी बाई डी टी कैसे निकालेंगे, वो एक तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ से अगर आप कंडक्शन करंट जीरो कर चुके हो तो आपके पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। डी बाई डी टी को पहले लिख लिया। और फाई ई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ करता था, अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। होता था कि नहीं होता था, बस उसकी वैल्यू पुट कर दी, बन गया इक्वेशन। पढ़ो तो लाइन इंटीग्रल of magnetic field is proportional to the rate of change of electric flux. हाँ This equation shows that a changing electric field with time produces magnetic field. हाँ, इससे पता चलता है कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद टाइम क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? Yes sir. यस, तो ये 4 इक्वेशन हैं, ये बहुत काम के हैं, इनको डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई 4 इक्वेशन लिखो, ऐसा कुछ है। चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पढ़िए। These are those waves in which there is sinusoidal variation of electric and magnetic field at right angles to each other as well as at right angles to the direction of wave propagation. हाँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेरी करते हैं। हाँ. जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जाएगा। Yes sir. और जो वेव निकलेगी वो दोनों के ही परपेंडिकुलर निकलेगी ऐसे, एज वेल एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट पढ़िए प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स। Maxwell's third and fourth equation shows that a change in magnetic field with time produces a perpendicular electric field, and a change in electric field with time produces a perpendicular magnetic field. Thus, a disturbance or alternating variation in electric or magnetic field produces EM wave, which carries the energy in form of electric and magnetic field, where both the fields are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. The frequency of electromagnetic waves generated is same as the frequency of variation in the field at the beginning. Next. Production of electromagnetic waves can also be explained by the accelerated charge. A stationary charge produces only electrostatic field, while the charge in uniform motion, steady current, produces a magnetic field only. But in an important result, the Maxwell showed that accelerated charges radiate electromagnetic waves. फिर से पढ़ो। स्टेशनरी चार्ज, A stationary charge produces only electrostatic field, while charge in uniform motion, steady current, produces a magnetic field only. But in an important result, Maxwell showed that accelerated charges radiate electromagnetic waves. ठीक है ना। जैसे मान लो कोई चार्ज अगर सर्कल में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार बदलेगी, तो वो कहलाएगा एक्सेलरेटेड चार्ज। तो वो क्या रेडिएट करेगा, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना? पढ़ो। कंसीडर a charge oscillating with some frequency. This produces an oscillating electric field in space, which produces an oscillating magnetic field, which in turn is the source of oscillating electric field and so on. हाँ, वही जो मैंने बताया था, मुर्गी आई कि अंडा। क्योंकि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो वो प्रोसेस चलती रहेगी। पढ़ो द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड both regenerate each other and energy propagates as electromagnetic waves through the space. इस तरीके से स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी प्रोपोगेट करती जाएगी। एनी प्रॉब्लम? स्विच ऑन कर दो उसका, 1 मिनट। ओके, चलिए। हाँ, पढ़िए द फ्रीक्वेंसी। The frequency of the oscillation of the charge naturally equals to the frequency of electromagnetic wave. हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज इज नेचुरली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव। मतलब कि जो ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी होगी वो चार्ज के ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट। The energy associated with the propagating wave comes at the expense of energy of the source, that is the accelerating charge. फिर से पढ़ो। The energy associated with the propagating wave comes at the expense of energy of the source, that is the accelerating charge. हाँ, तो वेव को प्रोपोगेट करने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? नहीं, वेव को प्रोपोगेट होने की एनर्जी जो मिलती है वो सोर्स चार्ज जो है, एनर्जी ऑफ द सोर्स, दैट इज एक्सेलरेटिंग चार्ज। एक्सेलरेटिंग चार्ज जिस एक्सेलेरेशन से एक्सेलरेट हो रहा होता है ना, उसी एनर्जी की वजह से वेव भागती है। ठीक ना? चलिए अब अगला है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। पढ़िए हर्ट्ज। Hertz was the
first scientist to experimentally demonstrate the production and detection of EM waves. His experimental setup consists of two large metal plates P and P dash connected with the two spheres S and S dash through the metallic rods. The two spheres S and S dash are very close to each other and are connected in the induction coils. The high potential difference across the metal plates ionizes the air in the gap between the two spheres S and S dash and allows a path of discharge of plates. During the discharge of plates, a spark is produced in the gap between the two spheres. Since the connection wires and metallic plates offer low inductance L and small capacitance C, so the resonant frequency nu is equal to 1 upon 2 pi under root LC of the arrangement is very high. This results in the oscillations of charges on the plates with such high frequency, and hence an oscillating electric field is produced across the vertical gap between the two spheres. It then produces highly oscillating magnetic field of same frequency in horizontal plane perpendicular to the gap between the spheres. These oscillating electric and magnetic fields then propagate through the space in the form of EM waves. When EM waves pass through the detector in form of closed loop with gap G dash, the magnetic flux linked with the loop changes and an EMF is produced across the gap G dash, which then produces the spark across this gap. समझ में आ गया? थोड़ा अच्छा, बताता हूँ इसको। देखिए, इसका ये कहना है कि यहाँ पर इन लोगों ने एक एलसी ऑसिलेटर का सेटअप बनाया। ओके, एलसी ऑसिलेशन का सेटअप बनाया। हाई पोलैरिटी के कारण, हाई इंडक्शन के कारण यहाँ पर चार्ज आके बैठ जाएगा एस डैश पे, क्योंकि ये कनेक्टेड है। हाँ, ओके, तो कनेक्टेड है इसलिए चार्ज आके बैठ जाएगा। अब एलसी सेटअप के कारण जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है वो हो रही है न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा बड़े ज़ोरदार तरीके से, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो होगी डायरेक्शन में वेव ट्रांसमिट करेगी। ये वेव इसके पास पहुँचती है डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होता है। जब ये वेव इसको काटती है, इसके एरिया को, वेव में फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको काटेगी तो EMF जनरेट होगा। EMF जनरेट होने से यहाँ भी क्या आएगा, स्पार्क आएगा। मतलब यहाँ वाली चीज़ वहाँ पर पहुँच गई, तो वेव ट्रांसमिट कर दी थी किसने, हर्ट्ज ने। समझ गए? आगे समझ में? तो ये कहलाता आपका हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पढ़िए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic fields oscillate sinusoidally in space and time in an electromagnetic wave. The oscillating electric and magnetic fields E and B are perpendicular to each other and to the direction of propagation of the electromagnetic wave. For a wave of frequency nu, wavelength lambda and propagating along z direction. हाँ, तो अगर कोई वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मानो एक्स में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई में है। हाँ, ये इक्वेशन याद कर लेना। पढ़िए E इक्वल टू EXT दैट इज इक्वल टू E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी। याद होगा आपको वेव इक्वेशन, Y इज इक्वल्स टू A साइन KX माइनस ओमेगा टी। याद आया? तो अब ये जेड डायरेक्शन में जा रही है तो KZ माइनस ओमेगा टी। ओके, हाँ, ओमेगा 2 पाई कॉमन ले लो बेटा, तो जेड अपॉन लेमडा माइनस VT, 2 पाई कॉमन आ गया। ओके, जेड अपॉन लेमडा, V को लिख दिया क्या, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये पूरा इक्वेशन बन गया पहला वाला। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू BYT दैट इज इक्वल टू B नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू B नॉट साइन 2 पाई जेड अपॉन लेमडा माइनस VT, और VT को अपन ने फिर से कन्वर्ट कर दिया तो स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। क्लियर? दोनों इक्वेशन बन गए। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर एंड B वेक्टर इज रिलेटेड विद E अपॉन B इक्वल टू C और E नॉट अपॉन B नॉट इक्वल टू C। ये दोनों रिलेटेड है, ठीक ना। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद करने का फॉर्मूला है ना, इन द वैक्यूम इज रिलेटेड टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी कॉन्स्टेंट्स AC इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। पढ़िए लाइट। Light is an electromagnetic wave. C is therefore also the speed of light obtained from the optical measurement. Electromagnetic waves, other than light, also have the same velocity c in the free space. हाँ, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ गए? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्पीड भी c होती, देयरफॉर द स्पीड ऑफ लाइट ऑब्टेन फ्रॉम द ऑप्टिकल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अदर देन लाइट ऑल्सो हैव द सेम वेलोसिटी c इन फ्री स्पेस। लाइट की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, c इज देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट से चलती है
ऑब्टेन फ्रॉम ऑप्टिकल मेजरमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अदर देन लाइट ऑल्सो हैव द, हाँ बाकी जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे रेडियो वेव वगैरह कुछ भी हैं जो भी हैं वो भी सब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब उनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। Yes, sir. द स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मटेरियल मीडियम इज गिवन बाई न्यू इक्वल टू 1/μe। मीडियम के अंदर अगर हवा में बात करोगे तो ये फॉर्मूला था जो ऊपर लिखा था μ0 ε0, और मीडियम के अंदर कम हो जाएगी स्पीड तो 1/μe, वेयर म्यू इज द परमेबिलिटी एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। क्लियर हुआ? Yes, sir.